अच्छा ठीक है बच्चे, आप लोगों को ठंड लगती है क्या? हाँ दिल्ली के घर से वाले क्वेश्चन में जो सब पोजीशन और डिस्टेंस बराबर, तो क्वेश्चन में गलती है, मैंने कई जगह क्रॉस वेरीफाई किया। आप भी बना के देखिए, नेट से भी बना के देखिए। देखिए कल एक सर्कल वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, याद है? ए भी दिया हुआ था, ये एंगल थीटा था, है ना? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वहां पे बताए गलती है फिगर में, ठीक है? ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। फिगर में क्या गलती है कि ये बी यहां पे कहीं है, ठीक है? और ये सेंटर यहाँ, ये फिगर में गलती थी। कल हम लोगों ने जो फिगर बनाया था वो ये बना दिया, मैंने ए बी ये ले लिया था, ठीक है? इसलिए बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री आ गया था, ठीक है? इससे फिगर में थोड़ी सी गलती है, ये कॉर्ड है, ठीक है? ये बिल्कुल आपका मिड पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है। अब देखिए ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये जो दोनों हैं, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों रेडियस है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेडियस हैं आपके, ठीक? सेमी सर्कल पे एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसको x मान लीजिए, ये x हो गया, ठीक है? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी हाइपोटेनस हो गया ना, 2r cos थीटा। आर्य नहीं समझ में आया? तो वो दोनों एक्स एक्स कैसे हो गए? ये क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए, ये मैं इस x की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे लगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2r cos थीटा, ठीक? अब देखिए, अब सभी ऑप्शन आपके मैच करने लगेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन देखा था तो मैंने ये देखा कि इतने सारे ऑप्शन गलत नहीं हो सकते,
जैसे मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो देखा कि उसमें यही फिगर में थोड़ी सी गलती थी। अब हो जाएगा, ठीक है, बस। तो आपका ए और डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट वाला जो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक, डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में वो आपका आंसर मिसप्रिंट है, हाँ 2/3 है, उसको भी मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, वो आपका दोनों सेम है, कहीं पे वो नेगेटिव नहीं जा रहा। हाँ, कहीं वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही उसमें। हाँ, वो मैंने इसको कई तरीके से करके देख लिया, कहीं पे नहीं हो रहा, ठीक है। वो आंसर आपका करेक्ट है, बस वो उसको मिसप्रिंट हो गया है, वो 2/3 था, वो 28 या 38/3 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए प्लेन। कल आप लोगों की क्लास होगी 1:15 से लेके 2:45, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिस्कशन ऑन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन कह रहा हूं तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो हमेशा सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अगर एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी और मैंने कहा कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड both are constant। अगर किसी भी पार्टिकल पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे उसके पाथ के बारे में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के पाथ हो सकते हैं आपके, एक पाथ हो सकता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा पाथ हो सकता है पैराबोला, ठीक। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपने 12th भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे आपने किसी क्यू चार्ज पार्टिकल को रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्यूई। फोर्स कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और फोर्स तो कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब दूसरा, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन एंगल बिटवीन velocity and acceleration is 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो पाथ कैसा होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, हम लोग अभी थोड़े पहले पढ़े थे, मोशन अंडर ग्रेविटी, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अगर आपने पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका, ठीक है, तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब मैंने कहा कि जी नीचे की तरफ लग रहा है, पार्टिकल को मैंने ऊपर थ्रो किया, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, उस केस में भी कितना होगा आपका पाथ, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन में पाथ आपका कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन। और पैराबोला कब होगा, जब एंगल आपका ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है, तब क्या होगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, ठीक है।
नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज आई कैप प्लस जे कैप एंड एक्सीलरेशन इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल? क्यों? cos थीटा नहीं हमारा -1 आ रहा है। खत्म। ये तो वैसे ही देखिए, सिंपल वेक्टर में अगर मेरे को एंगल निकालना है तो आपको तो पता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ab। एक तो ये तरीका, ठीक। और दूसरा तरीका क्या, मेरे को ये पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, जब एंगल या तो 0 हो या तो 180 डिग्री हो, ठीक। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, जैसे कि मैंने ये लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ i माइनस जी, ठीक है, और एक एक्सीलरेशन है आपका 2i माइनस 2j कैप, ठीक। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, i माइनस जी, तो ये कितना हो जाएगा 2u कैप। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें को साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं एक्सीलरेशन को स्केलर प्रोडक्ट के साथ नहीं लिख सकता u के टर्म में, कॉमन आएंगे ना कुछ भी चीज, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंगल ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री। एक तो वो तरीका तो है आपके पास cos थीटा निकालने का, एक दूसरा ये तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ कैसा होगा, पैराबोला। नोट कर लिया? पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, ठीक। आपसे पूछा गया कि इसका पाथ कैसा है, एक तो ये, एक पाथ ये है फर्स्ट पाथ, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये। कौन सा पाथ करेक्ट है और क्यों? फर्स्ट वाला क्यों? क्योंकि सर जब हम बी के कंपोनेंट करेंगे तो एक्स वाई डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है, फिर पार्टिकल गलत है।
आर्यन कौन सा होगा? थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे, फर्स्ट और सेकंड सोच रहा हूँ। चलिए ये तो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा होगा? बहुत इजी है। अच्छा, एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, अगर एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, इसका मतलब मैंने क्या कहा कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, तो जो फोर्स है वो ये चाहेगा कि जो पार्टिकल है वो मेरी डायरेक्शन में मूव करने लगे, इसलिए तो फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे वन वाले पार्टिकल को देखूं, फर्स्ट वाले पाथ को, तो यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ये पार्टिकल नीचे क्यों आएगा? ठीक है, फोर्स तो चाहता है कि पार्टिकल मेरे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे, इसलिए तो फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में अलाइंड होगी? एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। तो कौन सा करेक्ट हुआ? आया समझ में? ये नीचे क्यों जाएगा? इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो इसको नीचे ले जाएगा, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? अब रीजन जरूर लिख लीजिएगा। मैंने क्या दिया फिगर में, कहीं लिखा था क्या? तो जबरदस्ती क्यों लगाना? वो टेस्ट ओपन हो गया आप लोगों का? नहीं हुआ? अनुष्का का हो गया, आपका नहीं हुआ? मैंने कल बहुत ट्राई किया, हुआ ही नहीं। अनुष्का इनको बताइए कैसे हुआ? बस अपना रजिस्टर आईडी डालना है और तक्षशिला वाला पासवर्ड डालना है। मैंने तो आईडी भी सर ने मुझे भेज दिया था, ईमेल आईडी, मैंने वो भी डाला, पासवर्ड जो था वो भी डाला, वो कोई नहीं रहा। तक्षशिला में डबल एल था शायद उसमें, लेकिन सिंगल एल आई गेस। सब उन्होंने जो भेजा मैंने तो वो डाला, उससे हुआ ही नहीं। अच्छा अनुष्का, एक बार देख के जो भी आपने डाला था एक बार इनको वो मैसेज भेज दीजिएगा कि पासवर्ड क्या है, डबल एल है या सिंगल एल। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा आज से। ठीक है, अब बीच बीच में हम लोग डाउट डिस्कशन ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो आखिर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे असाइनमेंट के। ठीक है, चलिए। और मैंने कहा कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, बेसिक चीजें सबको पता है। मैंने कहा कि पार्टिकल को आपने ऐसे थ्रो किया तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी पार्टिकल की मान ली इस डायरेक्शन में है u, और ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, हमें ये पता है कि पार्टिकल को अगर मैंने प्रोजेक्ट किया तो एक्सीलरेशन सिर्फ इस पे एक ही एक्सीलरेशन लग रहा है, वो है ड्यू टू ग्रेविटी, और कोई एक्सीलरेशन नहीं है। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। क्यों? क्यों? क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है डायरेक्शन में। नहीं, जैसे कि एक बार 11 के स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर इसको मैंने जब थ्रो किया तो मैंने तो फोर्स लगाया ही ना। जब आपने अपने हाथ से छोड़ा था उसका एक्सीलरेशन खत्म, तो वो फोर्स गया कहाँ? अगर मैं पार्टिकल को थ्रो करता हूँ, अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं तो आप तो फोर्स लगाते हैं ना थ्रो करने के लिए।
तो फोर्स तो लगाया ही आपने। अगर मेरे को सामने किसी को हिट करना है तो मैं तो ऐसे बॉल को फेंकूंगा ना उसकी तरफ, ठीक है। तो वो फोर्स कहाँ गया? फोर्स तो लगाया ही मैंने, ऐसा तो है ना कि फोर्स नहीं लगाया मैंने। हम इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं फेंकते? मैंने, अरे आपने बॉल को थ्रो किया, थ्रो करूंगा तो कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। मैंने कहा कि थ्रो किया, जब मैंने थ्रो किया तो उस समय इसकी वेलोसिटी u थी, तो वो फोर्स गया कहाँ? हाँ, ठीक है। जब मैंने फोर्स लगाया, उसी फोर्स के कारण इस पार्टिकल में मोमेंटम आया। इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। पार्टिकल तो रेस्ट पे था ना मेरे हाथ पे, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, मतलब कि मैंने जो फोर्स दिया वो इसकी वेलोसिटी में चला गया ऑलरेडी। थ्रो करने के बाद अब कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनिशियल फोर्स कहाँ चला गया? उसके मोमेंटम को चेंज करने में चला गया। इनिशियल मोमेंटम 0 था, अब बाद में उसका मोमेंटम m इंटू यू हो गया, ठीक है। थ्रो करने के बाद x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन में, और वो है mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन इज -g। इसको कभी नहीं भूलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए हमेशा नेगेटिव है, ठीक। अब मैं यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात करूं, ये है u cos थीटा और ये है u sin थीटा। जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या 2 डायमेंशन में वैलिड है? क्या? क्या सर? जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, ये क्या 2 डायमेंशन में वैलिड है? कंपोनेंट करके वैलिड है क्या? तो लेकिन हम x और y कंपोनेंट की करेंगे ना। यही चीज हमेशा यहाँ ध्यान में रखिएगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वैलिड है, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग 2 डायमेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो x डायरेक्शन को अलग सॉल्व करते हैं और y डायरेक्शन को अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने कहा कि एक पार्टिकल को आपने वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया u sin थीटा से, और एक पार्टिकल को आपने हॉरिजॉन्टल में थ्रो किया u cos थीटा से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए x कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। इस पार्टिकल के साथ दोनों चीजें हो रही हैं। एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, ठीक, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको लीनियर मूव करवा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये बेसिक है, ठीक है। अगर कोई कहीं पे भी टिपिकल क्वेश्चन आए दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व कीजिए, 101% आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए हम लोग 1 बाय 1 हर एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले बात करते हैं, कोई सा भी पॉइंट मान लेते हैं। ये मैंने कहा कि ये पॉइंट है P पॉइंट, ये P पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस है y, जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वो क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल P पोजीशन पे पहुंच गया, तो मैंने पूछा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका y कोऑर्डिनेट है y और x कोऑर्डिनेट x है। मैंने P पॉइंट का लोकेशन बता दिया, P पॉइंट का लोकेशन है x, y। मेरे को x, y निकालना था, ठीक है। तो मेरे को x, y निकालना है, तो मैंने देखा कि पार्टिकल तो x डिस्टेंस कवर कर रहा है लीनियर डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल लीनियर डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर कर रहा है और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम, ठीक है। यहां से मैंने टी की वैल्यू निकाली, ठीक। अब हम लोग वाई वाले पे आते हैं, क्योंकि पार्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। सेम टाइम पे पार्टिकल वाई डिस्टेंस भी कवर करेगा और सेम टाइम पे पार्टिकल एक्स डिस्टेंस भी कवर करेगा। टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि पार्टिकल पी पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो वाई तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन वाला हो गया। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर। तो हम लोग किस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन के बारे में। अगर मैं वाई डायरेक्शन के लिए लिखूं तो sy कितना है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में y प्लस है कि माइनस? अपवर्ड डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू t, और a तो हमेशा माइनस g होता है, ठीक है। अब मेरे को t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए t की वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस tan x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब कि पार्टिकल का पाथ कैसा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरे को किसी भी पार्टिकल का पाथ निकालना है, इसका मतलब मैं x और y के बीच में रिलेशन निकालूं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कैसा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। और ये बन भी रहा है, हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर लिया जो हमारा लॉजिकली कह रहा था, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड में इतना आता है सबको। हो गया। अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पार्टिकल कितने देर तक एयर में रहा, ठीक। तो मैं इसको किसी भी तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन वाली चीजों को देखूं, या तो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली चीजों को देखूं, ठीक। अगर मैं वाई डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो पार्टिकल का वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, ठीक। पार्टिकल तो वापस ग्राउंड पे आ गया ना, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू t, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट t मान लिया, माइनस हाफ gt स्क्वायर, एक t कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू आ गया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। यही सेम चीज वहां पे भी आता है मोशन द ग्रेविटी में। वहां पे जो हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वो अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो sin 90 की वैल्यू 1 2u by g, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। पार्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, साथ साथ में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो इतने टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल क्या किया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन रिस्पांसिबल था? u cos थीटा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड कितना है u cos थीटा इनटू टाइम 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, मेडिकल वालों को बताना पड़ता है, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, ठीक है। चलिए, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने पूछा फाइंड रिलेशन बिटवीन रेंज नहीं सॉरी, अभी एक पार्ट रह गया है मैक्सिमम। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये लिख सकते हैं। तो मैं y डायरेक्शन वाली चीजों को लिख रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो by की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। uy कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना है? माइनस 2g, इसको h मान लिया, ठीक है। ये आपका h हो गया। अब माइनस माइनस कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ गई? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? हाँ, निकालिए फाइंड रिलेशन बिटवीन maximum height and time of flight। Find relation between maximum height and time of flight। इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत साल पहले क्वेश्चन पूछा था। पहले आप रिलेशन निकाले, उसके बाद क्वेश्चन पूछता हूँ। सर h इक्वल टू gt स्क्वायर अपॉन 8। हाँ, तो t की वैल्यू निकालिए, अंडर रूट में क्या आ रहा है? e की वैल्यू h के टर्म में। अच्छा h के टर्म्स में, हाँ, √8hg। यही है। यस सर, √8h अपॉन g। ये देखिए रिलेशन आ रहा है हर एक का, आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कहा कि पार्टिकल है, इसको आपने थ्रो किया, तो ये क्या कर रहा है? दो टावर को टच करता हुआ निकल रहा है, और दोनों टावर की हाइट h है, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम हाइट h है, ठीक। इस वाले टावर को मैंने मान लिया ये a पॉइंट है और ये आपका b पॉइंट है। बस क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। मेरे से पूछा गया टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स टू मूव फ्रॉम a टू b। फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल to move from A to B। चलिए, ये जल्दी से
हिंट यही है जो अभी हम लोगों ने किया था, जो अभी आपसे डेरिवेशन करवाया, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है और एक लाइन का आंसर है, इसलिए वो क्वेश्चन करवाया मैंने। नहीं आया? चलिए देखिए, एक लाइन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। हमें ये सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले को रटेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझूं, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट के टर्म में निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला √8h डिवाइडेड बाय g। अब इसका सिग्निफिकेंस हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं इस पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करूं, इसका मतलब पार्टिकल को P से Q तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो ये है, ठीक। अब इसको दूसरे तरीके से समझता हूं। मैंने कहा कि पार्टिकल P से Q तो पहुंच गया, तो P और Q तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, ठीक है। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं और इन दोनों के बीच में पार्टिकल कितने मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, h, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, √8h/g। अब इस क्वेश्चन को ऐसे देखें, ए और बी पे रख दीजिए हाथ को, ठीक है। मेरे को ए से बी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, ठीक है। और इन दोनों के बीच में पार्टिकल कितने मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, h minus h. h-h। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, h minus h. एक लाइन का। जैसे ये पैराबोला बन रहा है वहां पे काट के दूसरा पैराबोला, बस इसको यहाँ से रब कर दीजिए। यही हो गया ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो इंजीनियरिंग में पूछा गया था। लिख लीजिएगा जरूर से कि किया कैसे। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे तो हो सकता है बाद में समझ में ना आए कि ये क्यों कर दिया ऐसा।
क्लियर है? ठीक, चलिए आप थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल की थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं। मैंने कहा कि पार्टिकल को आपने थ्रो किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा, पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे p पोजीशन पे पहुंच गया, तो आपने कहा जो डिस्प्ले यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया a से और पार्टिकल b तक पहुंचा और p क्या है, कोई इंस्टेंट पे पार्टिकल की पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर इस पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये कितना है y है और ये कितना है x है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूँ तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूँ। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये आर वेक्टर, यही हुआ ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन, ठीक। तो आर वेक्टर को कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। x का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, u x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन तो है ही नहीं इस डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस y डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन, तो कैसे लिखूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ यही हुआ ना, ठीक। या आपने r वेक्टर लिखा, अगर मैं पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी, ठीक। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t का डिफरेंशिएशन 1, तो सिंपल क्या बचेगा, ux i प्लस uy का करेंगे तो सिंपल uy बचेगा माइनस ये तो मेरे को क्या बता रहा है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या बता रहा है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, वो यहां से पता भी चल रहा है, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी किसी भी टाइम पे लिखनी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये तो हमेशा माइनस जी होता है, यही होगा। अब मैंने यहाँ पे आपने वेलोसिटी तो निकाल ली, मैंने आपसे पूछा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा हाइपोटेनस, ठीक। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। मेरे से पूछा कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है, ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक। तो मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूछा कि स्पीड कितनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy माइनस at का होल स्क्वायर, ठीक है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, नोट करते जाइए, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले।
हो गया? एक में रुकिए, ये लोग भी लिख लें। क्लियर है? चलिए, अब आपने स्पीड निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अगर मैंने पूछा कि डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालें? डिस्टेंस तो ये है ना, ये डिस्टेंस कैसे निकालें? इंटीग्रेट करके कैसे? जो हमारा वेलोसिटी कम हुआ है, स्पीड का, सॉरी स्पीड, हाँ, क्या करें? स्पीड को हम dx/dt लिख के p के रिस्पेक्ट में। आगे लिखो। ये स्पीड आ गया। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? dx/dt। मैं dx नहीं लिख रहा हूँ, कुछ और पैरामीटर है, x वगैरह आ चुका है ना यहाँ पे, तो उससे कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं कुछ और ले लेता हूँ, dr ले लेता हूँ। ठीक है, वेक्टर नहीं लगा है, ये r क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। ठीक, तो dr/dt। तो अगर मेरे को dr निकालना है तो dr का मतलब क्या हुआ? स्मॉल डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? dr इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy माइनस 18 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू dt। इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को ये क्या दे देगा? क्लियर है? ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए लिखिए जल्दी से। A particle is projected with a particle is projected with 20 root 2 meter per second, 20 root 2 meter per second at 45 degree, at 45 degree. 11th नीट की कहाँ है? वो तो पुराने, वो नए बच्चे उनकी। तो ये तो पहले इनकी दूंगा, 3 बजे के बाद दूंगा। चलिए लिखिए। A particle is projected with 20 root 2 meter per second at an angle of 45 degree. Find time. Find time when velocity makes an angle of, when velocity makes an angle of 82 degree, 82 degree, 82, 82 degree with initial velocity, with initial velocity. आपको वो टाइम पता लगाना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में 82 डिग्री पे हो।
सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। आर्यन आया? बहुत ज्यादा ही अजीब सा आ रहा है मेरा कैसा आ रहा है? क्या आ रही है वैल्यू? सर। 8 - 4 cos² 82/3। नहीं नहीं नहीं, तो बहुत अजीब हो गया। अनुष्का आपका आया? बताऊं? आयुष आया? नहीं। चार। चलिए, पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया। अब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी 20√2 और ये एंगल था आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे है? 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री। मैं तो सिंपल वेक्टर को जानता हूँ, मैं कहूंगा कि दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 82 डिग्री। तो मैं लिखिए दूसरा वेक्टर यहाँ पे होना चाहिए ना, तभी तो 82 बनेगा। यही होगा ना? पहले वेक्टर देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या किया जाए। ठीक, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिया हुआ? 82 डिग्री। तो ये अगर 82 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। अब इसको देखते हुए ये बताइए कि पार्टिकल होगा कहाँ पे? पार्टिकल यहीं कहीं पे होना चाहिए। है कि नहीं? वेक्टर को छेड़खानी नहीं करनी है, इसी वेक्टर को उठा के ले जाइए, तो पार्टिकल यहाँ कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये वेक्टर इनिशियल वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 82 डिग्री। क्लियर है ये? ठीक, अब आपने कहा कि 20√2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 20। और वर्टिकल कंपोनेंट भी कितना आ जाएगा? 20। ठीक, अब आपने कहा जब पार्टिकल यहाँ पे होगा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 37। तो बेटा ये भी 37 होगा। ठीक, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 20। तो क्या मैं यहां से v cos 37 is equal to 20, that means v is equal to 20 cos 37 4/5।
मैंने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक। अगर ये वेलोसिटी है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वी वाई, ठीक है। वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, वी वाई इज इक्वल टू वी साइन 37, ठीक है। तो v sin 37 25 sin 37 3/5 है ना। मेरे को vy मिल गया, मेरे को एक इक्वेशन ये पता है vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। vy किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, ठीक। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो ये वैल्यू क्या होगी -15, uy कितना है +20 -10 into t, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -35, माइनस माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू, आया समझ में, नोट कीजिए। आप लोग क्वेश्चन को बेकार में कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्लियर है, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा varies from 0 to 90 degree. Comment on रेंज, रेंज पे कमेंट कीजिए। अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक वेरी करेगी तो रेंज कैसे होगा, रेंज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा, या इंक्रीज होके डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होके इंक्रीज होगा, इस हिसाब से। सिंपल है, काफी सिंपल। 0 से 45 इंक्रीज करेगा, फिर 45 से 90 डिग्रीज सिंपल सा था। रेंज इज इक्वल टू कितना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो अगर u कांस्टेंट है, अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन 2 थीटा पे। तो अगर मैं रेंज की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, r मैक्स कब मिलेगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मतलब कि 45 डिग्री पे मेरे को मैक्सिमम रेंज मिलेगा, ठीक। अब अगर मैं 0 से 45 डिग्री की बात कर रहा हूं तो साइन फंक्शन आपको पता है, साइनसॉइडल फंक्शन ऐसा होता है ना। 0 से 180 की बात कर रहा हूं, तो अगर 0 से 90 की बात कीजिए, 0 से लेके 90 तक ये साइन फंक्शन है, साइन थीटा, ठीक है। तो 0 से लेकर 0 डिग्री पे रेंज की वैल्यू क्या है, 0। थीटा अगर 0 से इंक्रीज हो रहा है 45 तक जा रहा है, तो अगर थीटा की वैल्यू 45 पुट करूंगा तो रेंज क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, मतलब कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे रेंज क्या हो रहा है, 0 से लेके 90 तक रेंज की वैल्यू इंक्रीज होगी, और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम।
और 45 के आगे मतलब कि 90 के अगर आगे जा रहा हूं तो फिर से साइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब कि रेंज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और एग्जैक्ट 90 पे कितना हो जाएगा रेंज, 0। ये है ओवरऑल एनालिसिस, ठीक है। नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही बता देंगे क्या आने वाला है। एक पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल है, इसका एंगल है 49 डिग्री, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसको आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये सेकंड पार्टिकल है, इसका एंगल है 42 डिग्री। किसके लिए रेंज मैक्सिमम होगा, या सिंपल ऑप्शन ही दे देता हूँ। ए ऑप्शन r1 इज इक्वल टू r2, बी ऑप्शन r1 इज लेस देन r2, सी ऑप्शन r1 is greater than r2, D insufficient data। फोर्टी टू डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 42 रेंज 2 ज्यादा बड़ी होगी। सेकंड ऑप्शन बी, सी। ठीक है। सिंपल, ये आपको हाँ, पता है sorry। कि 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो इसका मतलब 45 डिग्री के पास जो एंगल होगा वहां पे रेंज मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैं 42 और 45 के बीच में डिफरेंस देखूं तो कितना है, 3 डिग्री का। अगर 45 और 49 के बीच में देखूं तो 4 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। तो जितना डिफरेंस कम होगा रेंज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, दोनों का समेशन क्या हो 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अगर मैंने कहा कि θ1 इज इक्वल टू थीटा है और θ2 इज इक्वल टू कितना है 90 माइनस थीटा, तभी तो दोनों का समेशन 90 के इक्वल आएगा। तो अगर थीटा है तो रेंज R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये वैल्यू तो सेम आ जाएगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो रेंज की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये बेसिक है, पता आप लोगों को। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम। फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशन निकालिए। फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट। सर उनका रेशियो tan थीटा के बराबर होगा। सही है। P1 is equal to 2u sin theta divided by g और T2 is equal to 2u cos theta divided by g। दोनों को डिवाइड करेंगे तो T1 upon T2 is equal to tan theta। अब इसी पे बेस से क्वेश्चन दे रहा हूं।
इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट्स T1 एंड T2। ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। 11:15 T2 equal to T1 tan theta। ऑप्शन दे देता हूँ। अच्छा सर है खाली है अभी तो हम बाहर बता दीजिए। बताइए आर्यन कौन सा होगा ऑप्शन? insufficient data। अब तीनों में से बताना है आपको। T1 is greater than T2। क्यों? tan theta की वैल्यू थीटा ही था, but tan theta की वैल्यू थीटा ही था। हाँ अरे सर इन लोगों का मैं ड्रॉपर के साथ ले रहा हूँ। ड्रॉपर की क्लास है ना 11:15 पे 11:15 पे कल नीट ड्रॉपर 11:30 बजे। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो उनके साथ में उनका एक चैप्टर करवाना है। अच्छा उनका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 11:30 बजे। तो 11 मतलब 11 बजे से मैक्सिमम 1:45 या 1 बजे तक। फिर उसके बाद जो 1:30 बजे से हम उनको पढ़ाएंगे ड्रॉपर। इनको मॉर्निंग में बुला लीजिए 10 बजे 9:30 बजे। और क्योंकि जो बाद में जो क्लास है ना 11th की वो दूसरे बच्चों की है। ठीक है बेटा ठीक है मेरे को है कि आप 11th में क्योंकि 11th आईटी भी है मेरे पास 11th नहीं हमने ग्रुप में डाल। अच्छा चलिए कोई नहीं मैं बताइए सिंपल सा है। बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। रेंज सेम है ना। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 90 और थीटा और 90 माइनस थीटा, लेकिन क्वेश्चन में ये एंगल नहीं दिया हुआ था, ये सिर्फ फिगर बना हुआ था। फिगर को देखते मेरे को समझ में आना चाहिए कि रेंज से में इसका मतलब दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है अगर दोनों अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो यहाँ पे रेंज सेम है तो हम लोग यहाँ पे, लेकिन हाइट दोनों का अलग अलग है ना। मेरे को उसी से कंपेयर करना पड़ेगा, एक वो भी तरीका सही है tan थीटा। ठीक है तो मैं यहाँ पे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g है ना। u sin थीटा का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो क्या मैं इसको 2u/y डिवाइडेड बाई g लिख सकता हूँ। मैं सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है अगर हाइट की बात करें तो ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा u/y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है ना। किसका हाइट ज्यादा है, ये h2 वाला या h1 वाला। h1 ज्यादा है। अगर h1 इज ग्रेटर देन h2 है इसका मतलब u/1 शुड बी ग्रेटर देन u/2।
अगर u(y1) की वैल्यू बड़ी है तो t1 शुड बी ग्रेटर देन, नहीं है? क्या हुआ आर्यन? आ गया सर। आ गया, ठीक है। नोट कर लिया? और अभी आपके यहाँ क्या सीरीज पे पढ़ाया जा रहा है आर्यन? सर रेक्टिलिनियर। अच्छा, अभी स्ट्रेट लाइन मोशन में ही है। इतना धीरे क्यों? सर वो बैच फॉर्म नहीं हो पाता, बहुत बातें हैं सर। अच्छा, बहुत बातें हैं। अच्छा, वीकली कितनी क्लासेस चल रही हैं? सर रोज 2 क्लास हो रही है। रोज 2, मतलब कि वीकली 3 होगी मैक्सिमम एक सब्जेक्ट की। यस सर। कितने आवर्स की? 2? 1.25 घंटे की सर। तुमसे बोला नहीं सिलेबस कब करवाएंगे? हाँ सर, वो बोल दिया उन्होंने मार्च में कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल को आपने क्या किया, u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था θ1, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसको आपने u2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है θ2। ठीक है, ऑप्शन u1 is equal to u2, u1 is less than u2, u1 is greater than u2, बस 3 ही है, इनसफिशिएंट डेटा है ही नहीं, उसको हटा दिया इस बार मैंने। चलिए बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन। जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके म्यू के स्क्वायर के और थीटा के। गलत कॉन्सेप्ट। सर u2 is greater than u1। क्यों? निकाल के देखा। कैसे निकाला वही तो पूछ रहा हूँ। मेरे से बताया सही है। अब वो तो तुक्के से आ गया, वो तो पहले लॉजिक बताएंगे तब। वो तो बता रहा हूँ सर, इनकी हाइट मैक्सिमम है ना सर, वो सेम है ना, हाइट मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, तो उन्हें सर बराबर कर दिया। सही है, आ गया समझ गया। देखिए दोनों की हाइट, आपकी मैक्सिमम हाइट सेम दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करूं तो h इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय t। सेम है, इसका मतलब मैं कांस्टेंट कह सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब u sin थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूं, ठीक। तो u sin थीटा अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, अगर मैं u को इंक्रीज करूं तो sin थीटा डिक्रीज होना चाहिए, या थीटा को इंक्रीज करूं तो u की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू nRT आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, तो थीटा की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, खत्म। क्लियर है?
आगे समझा अनुष्का? ठीक है, Yes. इसके आगे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और आप कम से कम सर लोगों से बोलिए सिलेबस नहीं होने वाला मार्च तक, ठीक है? क्या? बोलिए कि इतने कम लेक्चर्स में सिलेबस नहीं होने वाला। तो उन्हें पता है। तो पता है तो तभी कैसे खत्म करवाएंगे? तो हो नहीं पाएगा सर, जनवरी तक तो नहीं हो पाएगा, कितने भी लेक्चर लगाना। मार्च तक भी अगर इसी स्पीड से चलेंगे तो मार्च तक भी नहीं होगा, कंटेंट कम करनी पड़ेंगे। हाँ सर, वो एरर वगैरह फिर नहीं पढ़ाते ना वो सब, मॉडर्न अच्छा, फिजिक्स छोड़ देंगे, वो केमिस्ट्री में हो जाता है क्योंकि। अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी सारी चीजें बतानी जो केमिस्ट्री में सुनी भी नहीं थी। हाँ वो सर पता। और आपका ये भी है कि जब हम लोग रोटेशन मोशन पढ़ेंगे सबसे ज्यादा टाइम मैं रोटेशन में दूंगा, हो सकता है कि 15-20 दिन दूं। सबसे लेंदी पोर्शन है रोटेशन, बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर जो एडवांस से क्वेश्चन आते हैं वो कुछ चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, रोटेशन उनमें से एक चैप्टर जहां से एडवांस से क्वेश्चन बहुत पिक किए जाते हैं, ठीक है? चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है? चलिए, ओके बाय।